लोहा, ये शब्द सुनते ही मन में मतलब क्या आता है? मजबूती, बड़ी बड़ी मशीनें, गगनचुंबी इमारतें, एक तरह से ताकत और सहन शक्ति की गारंटी। लेकिन सोचिए, अगर इसी लोहे का एक बिल्कुल दूसरा चेहरा भी हो, एक ऐसा चेहरा जो ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर हो, चिड़चिड़ा हो और विरोधाभासों से भरा हो। आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें होम्योपैथी की दुनिया में ले जा रही है और फेरम मेटालिकम नाम के एक उपाय की तस्वीर पेश करती है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये लोहे से ही बनता है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्रोत में फेरम मेटालिकम की शख्सियत, इसके शारीरिक लक्षण और इसमें छिपे हैरान करने वाले विरोधाभासों के बारे में क्या-क्या बताया गया है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? स्रोत में सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी वो है इसका व्यक्तित्व। हाँ, वो वाकई में काफी विरोधाभासी है। बिल्कुल। इसमें ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो स्वभाव से तो खुशमिजाज और जिंदा दिल सैंग्विन होते हैं। लेकिन साथ ही वे बेहद चिड़चिड़े, झगड़ालू और बहसबाज भी होते हैं। मतलब जरा सी बात पर अगर कोई उनकी बात से सहमत न हो तो वे भड़क जाते हैं। सही है। और एक बात तो कमाल की है, लिखा है कि कागज के खड़क खड़ाने जैसी मामूली आवाज भी उन्हें परेशान कर सकती है। हाँ, ये अति संवेदनशीलता को दिखाता है। ये तो हद है। मतलब इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, ये कैसा मिजाज हुआ? ये समझना वाकई दिलचस्प है। यहाँ जो संगविन या खुशमिजाज स्वभाव की बात हो रही है, पुराने समय में इसे खून की अधिकता या अच्छे रक्त संचार से जोड़ा जाता था। लेकिन यहाँ यही बात एक विरोधाभास पैदा करती है। कैसे? क्योंकि इस उपाय से जुड़े व्यक्ति का मानसिक स्वभाव तो जिंदा दिल लगता है, पर उसकी शारीरिक हालत ठीक इसके उलट होती है। स्रोत में साफ साफ लिखा है कि ये उपाय खासकर उन कमजोर, नाजुक महिलाओं के लिए है जिनमें खून की भारी कमी होती है। अच्छा, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास तो चेहरे पर दिखता है ना? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि खून की कमी के बावजूद उनका चेहरा हमेशा आंख की तरह लाल रहता है। ये कैसे मुमकिन है? अगर शरीर में खून ही नहीं है तो चेहरा लाल कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही सवाल है। यही इस उपाय की पहचान है। स्रोत इसे और साफ करता है। वो कहता है कि आमतौर पर चेहरा, होंठ और मुंह के अंदर की परत श्लेष्मा झिल्ली बिल्कुल पीले और बेजान दिखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भावना, दर्द या थोड़ी सी भी मेहनत होती है तो चेहरा भक से लाल हो जाता है। अच्छा, जैसे कोई शर्मा गया हो। इसीलिए इसे ब्लशिंग भी कहा गया है। एक पल में पीला और दूसरे ही पल में तमतमाया हुआ लाल। बिल्कुल। एक मिनट, स्रोत में एक बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुआ है, एरिथ्रेटिक क्लोरोसिस। ये सुनने में तो काफी मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा तकनीकी शब्द है। क्या है ये असल में? सिर्फ खून की कमी से कुछ ज्यादा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एरिथ्रेटिक क्लोरोसिस का मतलब सिर्फ खून की कमी नहीं है। इसका मतलब है खून की कमी के साथ साथ शरीर का एक अजीब सी उत्तेजना या हाई अलर्ट मोड में रहना। हाई अलर्ट मोड? हाँ, भले ही शरीर में ऊर्जा ना हो पर नसें हमेशा तनाव में रहती हैं। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। बताइए। सोचिए, शरीर में खून की नसें एक पाइपलाइन की तरह हैं और उनका प्रेशर कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया है। अच्छा। कभी प्रेशर एकदम गिर जाता है तो शरीर और चेहरा पीले पड़ जाते हैं, और कभी जरा सी हरकत पर प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है और चेहरा और सिर तमतमाने लगते हैं। वाह! ये एक तरह की अनियंत्रित प्रतिक्रिया है। ये पाइपलाइन वाली मिसाल तो कमाल की है। अब समझ आया कि कैसे एक ही इंसान पीला भी दिख सकता है और लाल भी। तो ये जो शरीर की पाइपलाइन में प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, इसका असर क्या सिर्फ चेहरे पर दिखता है या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। यही अनियंत्रित संवहनी क्रिया वास्कुलर एक्शन दूसरे लक्षणों को जन्म देती है। सिरदर्द इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, सिरदर्द का जिक्र तो है और स्रोत में लिखा है कि यह कोई मामूली सिरदर्द नहीं है। ऐसा दर्द जैसे कोई सिर पर हथौड़े मार रहा हो या नसें फड़क रही हों। और ये इतना तेज होता है कि इंसान को लेटने पर मजबूर कर देता है। सही है। और इसमें भी एक पैटर्न है। यह हर 2 या 3 हफ्तों में 2-3 दिनों के लिए होता है। ये तो बहुत ही अजीब और तकलीफदेह लगता होगा। और ये दर्द भी उसी पाइपलाइन वाली गड़बड़ी का नतीजा है। जैसे चेहरे की नसें अचानक खून से भर जाती हैं,
वैसे ही सिर के अंदर की नसें भी भर जाती हैं और धड़कने लगती हैं। अच्छा। ये सब एक ही मूल समस्या से जुड़ा है, शरीर का अपने रक्त संचार पर नियंत्रण खो देना। और यही नियंत्रण की कमी शायद मासिक धर्म से जुड़े लक्षणों में भी दिखती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यह समय से पहले बहुत ज्यादा और लंबे समय तक चलता है। इस दौरान भी चेहरे पर लाली और कानों में घंटियां बजने जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन इसमें एक और अजीब बात लिखी है कि बहाव 2-3 दिन के लिए रुक जाता है और फिर अचानक वापस शुरू हो जाता है। ये भी उसी अस्थिरता का संकेत है ना? बिल्कुल। और अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इस उपाय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्या? स्रोत एक तरफ कहता है कि व्यक्ति में खून की कमी है, यानी एनीमिया। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो हीमोरैजिक डायथेसिस की बात करता है, जिसका मतलब है शरीर से आसानी से और बहुत ज्यादा खून बहने की प्रवृत्ति। अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। ये तो नामुमकिन लगता है। एक तरफ शरीर में खून की कमी है और दूसरी तरफ शरीर उसी खून को रोक भी नहीं पा रहा है। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि किसी के पास पानी की कमी हो और उसकी टंकी भी लीक कर रही हो। स्रोत इसे कैसे समझाता है? यही तो इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि शरीर खून को ठीक से प्रबंधित नहीं कर पा रहा। समस्या खून की मात्रा से ज्यादा उसके रेगुलेशन या प्रबंधन की है। अच्छा। शरीर नया खून ठीक से बना भी नहीं पा रहा, और जो थोड़ा बहुत है उसे मामूली चोट पर भी रोक नहीं पा रहा। खून चमकीला लाल होता है और आसानी से जम जाता है, जो ये दिखाता है कि खून की गुणवत्ता में भी कोई समस्या हो सकती है। तो ये एक तरह की आंतरिक अराजकता है। बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, आंतरिक अराजकता। ये खून के बहाव की अस्थिरता तो समझ आती है, लेकिन क्या यही पैटर्न शरीर के दूसरे सिस्टम में भी दिखता है? जैसे कि पाचन के बारे में स्रोत क्या कहता है? मुझे यकीन है वहां भी कुछ ऐसा ही अजीब देखने को मिलेगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। पाचन तंत्र में भी यही विरोधाभास और अस्थिरता दिखाई देती है। उल्टी का लक्षण तो मैंने पढ़ा, और पढ़कर मैं हैरान रही। बाप रे, मतलब कोई दावत के बीच में अचानक उठे, एक ही झटके में सब कुछ बाहर निकाल दे और फिर वापस आके अपना खाना पूरा करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है। बिल्कुल, ये बहुत ही नाटकीय और अचानक होने वाली प्रतिक्रिया है। इसमें कोई मतली या बेचैनी नहीं होती, बस खाना अचानक बाहर आ जाता है और फिर भूख वापस लग जाती है। ये भी शरीर की एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया है। हाँ, और यहाँ भी विरोधाभास है। एक तरफ स्रोत केनाइन हंगर यानी भेड़िए जैसी भूख की बात करता है। अच्छा। तो दूसरी तरफ खाने से सख्त नफरत और भूख की पूरी तरह मर जाने का भी जिक्र है। मतलब शरीर को खुद ही नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। सही बात। एक पल में वो भोजन के लिए तरसता है और दूसरे ही पल उसे देखना भी नहीं चाहता। तो ये वही कहानी है, रक्त संचार की तरह पाचन तंत्र भी पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। हाँ, ये अस्थिरता इस उपाय की पहचान है। ये हर स्तर पर दिखती है। ये सब सुनकर तो लगता है कि इस इंसान के लिए दुनिया में संतुलन बनाना ही मुश्किल होगा। हर चीज पर इतनी तेज प्रतिक्रिया। स्रोत में चक्कर आने के बारे में भी कुछ अजीब लिखा है ना? हाँ, चक्कर के लक्षण बहुत ही खास हैं। स्रोत बताता है कि व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे वो पानी पर चल रहा हो या किसी नाव पर हो। और कुछ खास स्थितियों में ये बढ़ जाता है, जैसे बहते हुए पानी को देखने पर या कोई पुल पार करते समय। ये भी संतुलन की कमी को ही दिखाता है। बिल्कुल। तो तकलीफें बढ़ती कब है? स्रोत कहता है कि रात में और आराम करते समय, खासकर चुपचाप बैठे रहने पर लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो और भी अजीब है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि बीमारी में आराम करने से राहत मिलती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। बिल्कुल। और यही पर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अगर आराम करने से तकलीफ बढ़ती है तो राहत कैसे मिलती है? इसका जवाब ही इस उपाय का सार है ना? हाँ। स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। कमजोरी मरीज को लेटने के लिए मजबूर करती है, फिर भी वो हमेशा धीरे धीरे घूमने से बेहतर महसूस करता है। ये तो अविश्वसनीय है। एक इंसान जो अनीमिया से पीड़ित है, जो इतना कमजोर है कि उसे लेटने की जरूरत महसूस होती है, उसे लेटने से नहीं बल्कि चलने से आराम मिलता है। यही इस पूरी तस्वीर का निचोड़ है। ये एक गहरे आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। कैसा संघर्ष? शरीर थककर आराम मांग रहा है, वो लेटना चाहता है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति या ऊर्जा को धीमी गति में ही सुकून मिलता है। चुपचाप बैठना या लेटना उसके लिए एक तरह की कैद जैसा है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। कमजोरी और गति की जरूरत के बीच एक निरंतर चलने वाला युद्ध। हाँ बिल्कुल। इस उपाय में तो हर चीज उल्टी है। खांसी का लक्षण भी ऐसा ही है। स्रोत कहता है कि खांसी सिर्फ दिन में होती है और उसमें आराम कैसे मिलता है? लेटने से या कुछ खाने से। सही है। जबकि ज्यादातर लोगों की खांसी लेटने पर बढ़ जाती है। ये छोटी छोटी अजीब बातें मिलकर
एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो किसी और से मेल नहीं खाती। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए फेरम मेटालिकम की दुनिया में झांका। और ये सिर्फ कुछ अजीब लक्षणों की लिस्ट नहीं है। ये एक ऐसे अंदरूनी संघर्ष की कहानी है जहां शरीर और मन एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। सही कहा। शरीर आराम मांग रहा है, पर जिंदा दिली हरकत में ही मिलती है। शरीर खून बचाना चाहता है, पर उससे रोक नहीं पाता। पीला चेहरा जो अचानक लाल हो जाता है। ये ताकत और कमजोरी का एक बहुत ही अजीब और उलझा हुआ मिश्रण है। और इस तस्वीर को पूरा करने के लिए स्रोत में इसके संबंधों का भी जिक्र है जो समझना जरूरी है। ये बताता है कि ये एल्यूमिना और सिंकोना जैसे उपायों का पूरक है। सिंकोना को तो इसका वानस्पतिक एनालॉग तक कहा गया है। वानस्पतिक एनालॉग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो भूमिका फेरम यानी लोहा खनिज जगत में निभाता है, सिंकोना वही भूमिका वनस्पति जगत में निभाता है। अच्छा। दोनों में ही शारीरिक तरल पदार्थों के क्षय के बाद होने वाली कमजोरी और समय समय पर आने वाले लक्षणों की समानता है। और स्रोत एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है कि फेरम मेटालिकम को कभी भी सिफिलिस की बीमारी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओहो। क्योंकि ये हमेशा स्थिति को और बिगाड़ देता है। ये पूरी चर्चा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, खासकर वो बात कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद पूरी तरह आराम करने के बजाय धीमी गति से चलने से बेहतर महसूस करता है। ये हमें अपनी रोजमर्रा की धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए कहता है। जब हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो हमारा पहला विचार होता है बिस्तर पर लेट जाएं। लेकिन क्या हमेशा पूर्ण आराम ही समाधान है, या कभी-कभी शायद हल्की फुल्की गति ही वो चीज हो जो हमें असल में राहत दे और हमारी ऊर्जा को फिर से जगा दे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।